रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का पहला C-295 एयरक्राफ्ट आधिकारिक तौर पर वायुसेना को सौंपा। इस एयरक्राफ्ट को इसी महीने स्पेन से भारत लाया गया है। 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आ रहे हैं, जबकि 40 प्लेन देश में ही बनाए जाएंगे। देश का पहला C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन भी आज आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। हिंडन एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एयरक्राफ्ट को वायुसेना पर सौंपा। C-295 एयरक्राफ्ट इसी महीने स्पेन से भारत लाया गया है। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आ रहे हैं। बाकी के 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस कंपनी बनाएगी। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है, जबकि लैंडिंग के लिए तो इसे केवल 420 मीटर का रनवे ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी एयरफोर्स सीधे सैनिकों को उतार पाएगी। हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद रहे। हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री ने ड्रोन शक्ति 2023 का भी उद्घाटन किया। इसके बाद स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें देश में बने ड्रोन 2 दिनों तक अपना करतब दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। इसी के साथ 2 दिनों तक स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 में सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, निगरानी ड्रोन, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट शामिल हो रहे हैं। ड्रोन शो की शुरुआत में एयरबेस पर 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। पहले ड्रोन ने उन्हें कैच किया, तुरंत दूसरा ड्रोन पहुंचा और ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। एक अन्य ड्रोन ने आतंकियों के ठिकाने पर बम गिराकर उसे ध्वस्त कर दिया। ड्रोन के जरिए आग बुझाने का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें ड्रोन ने आग के ऊपर एक शेल गिराया और उससे आग बुझ गई। वहीं एक ड्रोन 100 किलो तक का सामान उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिससे सेना की मदद हो सके। इसमें ड्रोन के 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स इसमें शामिल हुए हैं। और अब खालिस्तान की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। NIA और देश की बड़ी एजेंसियां दिल्ली में एक बैठक में इस रणनीति को अंजाम देंगी। इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की प्लानिंग की जाएगी। खालिस्तान पर आतंकी प्रहार का प्लान तैयार हो चुका है। देश और विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और फंडिंग रोकने के लिए एजेंसियों ने कमर कस ली है। इसके लिए NIA, IB, सभी राज्यों की ATS एक साथ मिलकर कार्रवाई करेंगी। इसके लिए NIA ने 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में विदेशी धरती पर बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के खिलाफ रणनीति बनेगी। इस बैठक में NIA चीफ, IB चीफ, रॉ चीफ सहित राज्यों के ATS के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की तैयारी पर चर्चा होगी। साथ ही IB, NIA और ATS मिलकर एक दूसरे के साथ खालिस्तानी टेरर एक्टिविटीज के इनपुट शेयर करेंगे। वहीं जिस तरह से पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों की संपत्ति पर NIA का एक्शन हो रहा है, इसी तरह दूसरे राज्यों में उनकी और उनके करीबियों की संपत्ति की पहचान कर उनकी जब्ती की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नियत और इच्छा शक्ति नहीं थी। भोपाल में PM मोदी ने आज बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए PM ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश के विकास के लिए अगले कुछ साल बहुत अहम है। मध्य प्रदेश को विकसित बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी को जरा भी मौका मिला तो राज्य का बड़ा नुकसान होगा। हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी है तो काम की गारंटी है।
कांग्रेस पार्टी को नारी शक्ति वंदन का मजबूरी में समर्थन करना पड़ा, इसलिए घमंडिया गठबंधन ने संसद में समर्थन दिया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी उन्हें नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व को देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्र सेवा व समर्पण का विराट प्रतीक है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। योगी ने कहा, दीनदयाल जी का स्पष्ट कहना था कि विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी। और ओवैसी ने हैदराबाद की एक रैली में कांग्रेस पर और बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने राहुल को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड की जगह हैदराबाद आकर दो हाथ करें। अब बहुत से लोग आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सौदा कर लिए, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। साथ ही ओवैसी ने और कई आरोप भी कांग्रेस पर लगाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद फसाद कांग्रेस की देन है। ढांचा विध्वंस के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने रमेश बिधूड़ी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि संसद में मुस्लिम सांसद को गाली दी जा रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एक दिन आएगा जब भारत की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है, एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों पर कोई दिन नहीं जाता जब जुल्म ना किया जाता हो। ओवैसी ने कहा कि हम मौत को अपना लेंगे लेकिन तेरे जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। बीजेपी सांसद दानिश अली ने बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लिंचिंग के लिए विमर्श तैयार किया जा रहा है। संसद में अमर्यादित भाषा का मुद्दा अब लिंचिंग के आरोपों तक पहुंच गया है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने आज बीजेपी सांसदों के आरोपों को आधारहीन बताते हुए निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दानिश अली ने कहा कि मेरी लिंचिंग के लिए विमर्श तैयार किया जा रहा है। मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें। मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं। मगर दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि पीएम पर दानिश अली की टिप्पणी ने सांसद बिधूड़ी को उकसाया। दानिश अली ने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा। इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए कुख्यात है। सदन के अंदर भी करते हैं, सदन के बाहर भी करते हैं।
क्रिया की, ये तो प्रतिक्रिया हुई है। हाँ, तो दोस्त तो असली दोस्त तो दानिश अली का है। लखनऊ में बीजेपी विधायक के फ्लैट में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सनसनीखेज घटना सामने आई है। बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला के सरकारी आवास में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक का नाम श्रेष्ठ तिवारी है और वो बीकेटी विधायक के मीडिया सेल में काम करता था। विधायक योगेश शुक्ला हजरतगंज स्थित सरकारी फ्लैट नंबर 804 में रहते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रेष्ठ तिवारी बाराबंकी के हैदरगढ़ का रहने वाला था। फांसी लगाने की वजह का खुलासा अभी नहीं हुआ है। ये विश्वास है, कारण है कि मोबाइल पुलिस के पास है, तो बहुत कुछ तो मोबाइल बता देंगे क्या स्थितियां थी, किससे बात हुई है, किससे क्या हुआ है। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी है। युवक के परिवार वालों को घटना की जानकारी दे दी गई है। खबरों के मुताबिक खुदकुशी से पहले युवक ने अपने एक परिचित को फोन किया था। उसने बताया था कि कुछ देर में खुदकुशी की खबर सुनने को मिलेगी। और अब बात एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स में आज भारत की स्वर्णिम शुरुआत हुई है। भारत को पहला गोल्ड निशानेबाजी ने दिलाया है। और वहीं रोइंग में भी भारत ने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। हंगझोउ में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत को पहला गोल्ड मेडल निशानेबाजों ने दिलाया है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रुद्रांश, बाला साहेब पाटिल, दिव्यांश सिंह पंवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने ये स्वर्णिम कामयाबी हासिल की। दिव्यांश सिंह पंवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्रांश पाटिल ने 1893.7 पॉइंट स्कोर किए। पहला गोल्ड मेडल कितना स्पेशल है? पहला है क्योंकि इस एशियन गेम्स में इंडिया का। तो जैसे ही मैच खेल के बाहर आए तो सबसे पहले हमें पता लगा कि हमने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल लिया है, तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। वहाँ पे कोई भेदभाव वाली नहीं या कुछ नहीं, बस वो अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई किसी मेडल पे कि इंडिया के लिए जो पहला गोल्ड मेडल आया वो हमारी तरफ से आया। फर्स्ट गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए और हम सब भी काफ़ी खुश है कि जैसे हम में दिव्यांश, रुद्रांश और हम तीनों ने मिलके गोल्ड मेडल जीता है इस टीम इवेंट में। रोइंग में भी आज भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया और 2 ब्रोंज मेडल जीते। मेंस 4 फाइनल में जसविंदर, भीम, पुनित और आशीष ने ब्रोंज मेडल दिलाया। और गुजरात के राजकोट शहर में रविवार को एक नाले के ऊपर बना स्लैब ढह गया। इसकी वजह से कई लोग नाले में गिर गए। एक महिला की मौत हुई है जबकि 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गहरे नाले में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। शहर के सर्वेश्वर चौक इलाके में एक प्राइवेट बिल्डिंग के सामने नाले को ढकने वाला कंक्रीट का स्लैब अचानक से धंस गया। उस वक्त बहुत सारे लोग स्लैब पर बने स्ट्रीट फूड पर खाना खा रहे थे जो कि नाले में गिर गए। एक प्राइवेट बिल्डिंग के बाहर जो पानी का नाला होता है उसके ऊपर जो बना हुआ स्लैब था वो स्लैब धराशायी हुआ है। तो उत्सव का माहौल है तो उसी दौरान कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हो गए तो प्राइमरीली वो स्लैब ढह गया है। जिस जगह हादसा हुआ उसके बिल्कुल पास में गणेश उत्सव का पंडाल लगा हुआ था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा करने आए थे। माना जा रहा है कि लोगों की भीड़ का बोझ स्लैब नहीं झेल पाया और वो धंस गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने स्थायी लोगों की मदद से नाले में गिरे 28 लोगों को बचाया। घायलों का राजकोट के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं। उदयपुर के लीला पैलेस में हुई इस शादी में सियासत से लेकर सिनेमा जगत की नामी हस्तियां मेहमान बने। सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी के बाद की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। परिणीति जहां मांग में सिंदूर, हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां और गुलाबी रंग की साड़ी में दुल्हन की तरह दिखी, वहीं राघव चड्ढा काले रंग के सूट में नजर आए। रविवार को दोनों की शादी उदयपुर के लीला पैलेस में धूमधाम से हुई। राजनीति से लेकर मनोरंजन जगत तक की कई हस्तियों ने इस शादी में शिरकत की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शादी में शामिल होकर राघव और परिणीति को बधाई दी। सानिया मिर्जा, हरभजन सिंह, आदित्य ठाकरे, मनीष मल्होत्रा भी शादी के मेहमान बने। शादी से पहले संगीत फंक्शन में मशहूर पंजाबी सिंगर नवराज हंस ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांधा। दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार भी दिल खोल कर झूमे।
पंजाब के सीएम भगवंत मान भी संगीत की धुन पर खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। खबर ये है कि अब दोनों आज दिल्ली लौटेंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल हुआ है। रक्षा मंत्री ने इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और ये देखिए, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर जो स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे हैं C-295 पर। तो C-295 एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल हो गया है और जैसे कि हमारे सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म किसी भी अच्छे शुभ काम की शुरुआत स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से होती है। खासतौर पर जब कोई नई चीज़ हम घर लेकर आते हैं तो इसी तरह से स्वास्तिक का चिन्ह उस पर बनाया जाता है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, C-295 एयरक्राफ्ट पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और उसी दौरान की ये कुछ तस्वीरें। तो इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना में शामिल किया गया है C-295 एयरक्राफ्ट। और रक्षा मंत्री की तस्वीर देखिए किस तरह से कलावा भी उन्होंने बांधा है। मंत्रोच्चार इस दौरान हो रहा था और इससे पहले जब रफाल विमान भारत आए थे उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और उस वक्त भी नींबू काफी चर्चा में रहे थे। Zee News।